everybody, I hope all of you are doing good. I'm Deepika from Learner Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम रिवीजन रेस में डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि आज हम केमिस्ट्री की भाषा के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की भाषा की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस होते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन वो हमें कुछ दिखाते हैं। कभी बबल्स दिखाते हैं, कभी कलर चेंज दिखाते हैं, कभी गंदी सी स्मेल आ जाती है। तो इस तरह से केमिस्ट्री अपनी भाषा में हमें कुछ बताने की कोशिश करती है और इसे ही हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं और यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहाँ केमिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, कुछ नई चीज़ें बन रही हैं, तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या दो सब्सटेंसेस या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं या टूटते हैं और चेंज हो जाते हैं कुछ नए सब्सटेंसेस में, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स बुलाते हैं। तो ये सब्सटेंसेस जिन्हें हम इस तरफ लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और ये बनते, बिगड़ते, टूटते, बिछड़ते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जिन्हें हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। सो रिएक्शन में होता क्या है? अब रिएक्शन में ना कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं, बिछड़ते हैं कुछ एलिमेंट्स, और किसी नए के साथ बॉन्ड बना के उसके साथ मिल जाते हैं और कुछ नया रिलेशन बना लेते हैं, नए बॉन्ड्स बना के कुछ नए सब्सटेंसेस बना लेते हैं। सो old bonds between atoms in the reactant molecules, they break and new bonds create the new products. Okay? आगे सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम दो हाइड्रोजन लेते हैं और एक ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा वाटर यानी कि H2O बन जाता है। अब अगर हम इंडिपेंडेंटली बात करें ना, तो इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टेबल हैं, राइट? तो ये स्टेबल हैं, H2 और O2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ रखते हैं, जब हम उन्हें हीट करते हैं, तो इनके ये पुराने रिश्ते टूटकर कुछ नए रिश्ते ये बना लेते हैं। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम हीट करते हैं, राइट, तो सिंबल पता है ना, ट्रायंगल हीट करते हैं तो ये H2O बना देता है, करेक्ट? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन when it is heated so it forms water। तो जब इसको मैंने ऐसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है तो मैं इसे वर्ड इक्वेशन बुलाऊंगी, राइट? ये वर्ड इक्वेशन है, लेकिन जब मैं इसे सिंबल्स का यूज करके लिखूंगी तो ये मेरी केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन कहलाएगी। और इस केस में मुझे बैलेंस करना जरूरी होगा। तो आपको पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो आप मास बना सकते हो, ना तो आप मास को तोड़ सकते हो। आप मास को तोड़ मरोड़ सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, राइट? तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उतने ही राइट पर होने चाहिए। तो देखो, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं यहाँ पर भी दो एटम्स हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है लेकिन यहाँ पर दो है, तो क्या करेंगे? चलो ऐसा करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं तो 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, लेकिन इससे हमारा हाइड्रोजन तो इम्बैलेंस हो गया ना। तो इस केस में व्हाट वी विल डू, वी विल add 2 over here, so 4 hydrogen atoms and 4 hydrogen atoms this side. So in this way old bonds are breaking and new bonds are being formed और हमें कुछ नए molecules मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत क्या है? लाइक वाई केमिकल रिएक्शंस आर नीडेड? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं पानी बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, राइट? लेकिन अगर हमें ये क्लियरली दिखाना है
कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ें मिली और क्या नई चीज़ बनी, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है केमिकल रिएक्शन को लिखना। देन आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं। इसे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि हम जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है। जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बात क्लियर हो गई? सो मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सो ये जो एक रिएक्शन है, इसमें क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो चाहे आप क्लास 6 में हो, 7 में, 8, 9, 10, 11, 12 कहीं पर भी हो, हमेशा याद रखना कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस की के इवॉल्व होने को टेस्ट करते हैं तो वहां पर हमेशा एक पॉप साउंड टेस्ट होता है। मतलब अगर आप एक बर्निंग कैंडल लेकर आए और वहां से गैस निकल रही है उस रिएक्शन से, और वहां पर पॉप साउंड अगर आपको सुनाई देती है, तो इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। बात क्लियर है? बबल्स का बनना यानी कि जब हम इस रिएक्शन को करते हैं ना, तो एक तरफ हम इस रिएक्शन को करते हैं और उसको ना हम प्रॉपरली ऐसे ना कॉर्क से सील करके रखते हैं। यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं और इस पानी में डाल देते हैं। यहाँ जितनी भी गैस निकलती है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस पानी में आती है। पानी में वो बबल्स बनाती है और बबल्स से फिर वो बाहर निकलती है। तो इस तरह हमें टाइम लग जाता है इस रिएक्शन को टेस्ट करने का, राइट? तो बबल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ, कोई गैस रिलीज हो रही है, लेकिन कौन सी गैस रिलीज हो रही है ये हमें पता चलता है जब हम पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। बात क्लियर हो गई? अब इस केस में क्या है ना, इस केस में हमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना, और वो है कि यहाँ पर हुआ क्या। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसा हुआ है कि जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। जिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन कंपैरेटिवली इसके वीक है, तो इसने जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया और इसका जो पुराना रिश्ता था सल्फर SO4 के साथ उसको तोड़ा और अपना एक नया रिलेशनशिप, एक नया बॉन्ड बना लिया। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्टिविटी सीरीज पता हो। तो एक्टिविटी सीरीज क्या है मैं फर्दर आपको भी समझाऊंगी और क्लियरली, ठीक है? तो आपको समझ आ गया ना केमिकल रिएक्शंस हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है, ये वाले हमारे रिएक्टेंट्स हैं और इस तरफ हमारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई भी आपने प्रोडक्ट लिखा है और उसके आगे ना ऐसा एरो लगा है, इसका मतलब यहाँ पर गैस इवॉल्व हुई है, मतलब गैस बाहर को निकली है। बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब वही बात है कि भाई हमें कैसे पता कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो देखो, केमिस्ट्री अपनी लैंग्वेज में हमें ये सब कुछ बताती है। या तो हमें कोई कलर चेंज देखने को मिल जाएगा, मतलब रिएक्शन पहले वाइट था से बाद में पिंक हो गया तो कलर चेंज हो गया, या फिर स्टेट चेंज हो जाएगी, पहले कुछ सॉलिड था अब वो लिक्विड बन गया, ठीक है? तो स्टेट चेंज हो गया। देन स्मेल, अब जैसे एक ब्रेड होती है ना, ब्रेड खराब हो जाती है तो उससे गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, तो एग्जैक्टली उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो ये स्मेल भी हमें केमिकल रिएक्शन बताती है। गैस का इवॉल्व होना, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, देन हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, ये सब चीजें दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इन्हें हम एक्सटर्नल इंडिकेशंस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एक्सटर्नल इंडिकेशंस। ये एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें विजिबल और मेजरेबल चेंजेस के बारे में बताते हैं, राइट? मतलब ऐसे चेंजेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनके, या हम उनको मेजर कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर जब भी नए सब्सटेंसेस बनेंगे तो वहाँ पर कुछ नई प्रॉपर्टीज उभर कर आएंगी हमारे प्रोडक्ट्स में, नए सब्सटेंसेस में। अब शुरुआत करते हैं पहले से, विच इज द कलर चेंज। तो ये की इंडिकेटर है, सिंपल है, पहले वाइट था सॉल्यूशन अब पिंक हो गया, पहले ब्लू था अब ग्रीन हो गया। सो दीज आर द फिजिकल, दीज आर द की इंडिकेटर्स, और यहाँ पर हम सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं और कलर चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो हमने क्या किया, हमने कॉपर कार्बोनेट लिया। सो कॉपर इज Cu, कार्बोनेट इज CO3। याद रखना है, कॉपर का सिंबल होता है Cu और कार्बोनेट अगर लिखा है तो ये CO3 होगा, राइट। तो जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे सिंबल्स को समझते जाओ, क्योंकि ये सिंबल जितने समझोगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी केमिस्ट्री में। रटने नहीं है, समझने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। मान लो कहीं पर लिखा है जिंक, अब जिंक का सिंबल क्या होता है, Zi होता है, बल्कि नहीं Zn होता है। तो बस खोजने की कोशिश करो एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट को जब हम यहाँ पर हीट करते हैं तो ये हीट होने पर कॉपर ऑक्साइड दे देता है और यहाँ से निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये चीज दिखा रही है कि इस रिएक्शन से ये गैस इवॉल्व हुई है, राइट। तो यहाँ पर क्या था कि पहले हमारा रिएक्टेंट ग्रीन कलर का था, लेकिन बाद में हमारा रिएक्टेंट कैसा हो गया, बाद में हमारा रिएक्टेंट हो गया ब्लैक, राइट। तो कॉपर ऑक्साइड जो बना है उसका क्या कलर है, ब्लैक। अब बच्चों यहाँ पर ना एक और चीज याद रखनी है, कौन सा किसका कलर, सबके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं, लेकिन कौन सा किसका क्या कलर है वो आपको पता होना चाहिए। तो कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन इन कलर एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी रिएक्शंस आपकी बुक में लिखे हैं, हर एक आपको पता होना चाहिए। हर एक को आप प्रैक्टिस करोगे, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट। सो जिंक इज Zn, कार्बोनेट इज CO3, बता दिया है मैंने। अब जब ये इसे हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो ये गैस रिलीज हो रही है। तो पहले जिंक कार्बोनेट वाज वाइट इन कलर एंड जिंक ऑक्साइड इज नाउ येलो इन कलर एंड इट इज हॉट व्हेन इट इज हॉट। लेकिन जब जिंक ऑक्साइड ठंडा हो जाएगा तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो टेम्परेरीली येलो कलर हमें देखने को मिलेगा जब जिंक ऑक्साइड गर्म होगा, लेकिन क्योंकि उस टाइम ना वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा, जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे उसका कलर वाइट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिस बच्चे की भी बुक में ये रिएक्शन है ये करना है, पहले येलो फिर व्हाइट। नेक्स्ट इज द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्करी। मर्करी का सिंबल होता है Hg एंड व्हेन दे आर सेइंग ऑक्साइड इट विल बी O, राइट। अब कहीं पर O2 हो सकता है, कहीं पर O3 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो वो समझने का भी हमारे पास ना टाइम है ना आपका लेवल हुआ है। अभी तक आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि अच्छा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है यानी कि HgO होगा, ओके। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मरकरी मिलेगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO। तो जब ये टूटेगा तो मरकरी और ऑक्सीजन ही तो निकलेंगे, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास है भी नहीं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द कलर चेंज। सो Hg इज रेड इन कलर और ये जब मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है तो मरकरी का कलर क्या होता है, एग्जैक्टली सिल्वर कलर। सो मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिकम्पोजेस टू लिक्विड मरकरी और उसका कलर होता है सिल्वर, सिल्वरी कलर। नेक्स्ट, लेड 4 ऑक्साइड, ठीक है। सो इट इज PbO2, तो लेड इज Pb एंड ऑक्सीजन इज O, बट यहाँ पर O2 है क्योंकि शायद यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है। तो अभी सिर्फ इसको पढ़ लो ताकि ये आपको याद रह जाए। तो यहाँ पर जब ये डिकम्पोज होगा तो ये लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन ही देगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो दे नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन है ही नहीं रिएक्टेंट्स में। So lead and oxygen gas, lead oxide is produced and oxygen gas is released. So lead oxide is brown in color and the lead oxide is brown in color and lead monoxide which is formed is yellow in color. क्लियर है। तो कलर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज CuSO4 विच इज ब्लू इन कलर। याद रखना बच्चों, CuSO4 वाला जो एग्जाम्पल है ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि हर क्लास में आपके पास ये आएगा। तो ये याद रख लो कि अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल ऐसे समझ लो, जो स्काई वाला ब्लू है ना वही समझ लो, ठीक है। सो ये जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर जो
पुराना एक रिश्ता होता है कॉपर और सल्फेट का, वो टूट जाता है और अब आयरन सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है। सो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग रह जाता है। तो जो पहले ब्लू कलर का था, वो अब लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये कॉपर आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा और ये रेडिश ब्राउन कलर आपको नीचे सेटल हुआ दिखाई देगा। जो रिएक्शन होगा ना, जिसमें रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन में नीचे यहाँ पर सेटल्ड ये दिखाई देगा। किस कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का, राइट। तो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब सॉल्यूशन लाइट ग्रीन हो गया और नीचे हमें प्रेसिपिटेट्स भी दिखाई दे रहे हैं रेडिश ब्राउन कलर के। सो रेडिश ब्राउन सॉलिड कॉपर इज डिपॉजिटेड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। सो इट हैपेंस बिकॉज जो न्यू सब्सटेंसेस हैं विच आर फॉर्म्ड हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो मतलब जो पुराने जो रिएक्टेंट्स थे उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं और जो प्रोडक्ट बने हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं। एग्जाम्पल, अगर कार्बन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि कार्बन और 2 सल्फर, ठीक है, तो S2, राइट, CS2 बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन भी सॉलिड है, सल्फर भी सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड वो लिक्विड है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ही कम है। नाउ कमिंग ऑन टू हियर, सो ये जो पूरा रिएक्शन है ना, सो कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही जब कार्बन और सल्फर आपस में मिलते हैं तो अब जो प्रोडक्ट बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, सॉलिड से लिक्विड। अब अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अमोनिया इज NH3 गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमें गैस ले रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज अमोनियम क्लोराइड और वो सॉलिड है। और सॉलिड भी किस कलर का? ये वाइट सॉलिड कलर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जब दोनों आपस में मिलती हैं तो हमें लिक्विड वाटर मिलता है, राइट। सो वाटर हैज मच हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। सो यहाँ पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है इज मच हायर एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे आ जाओ। नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। सो वाटर डिकम्पोज हो रहा है, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो इस केस में ये लिक्विड था और 2 हमारे पास गैसेस आ गई। तो इसको ब्रेक करने के लिए ना हमें इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करना पड़ता है, जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2 अलग इलेक्ट्रोड्स पे बनती है। अब आता है चेंज ऑफ स्मेल। तो यानी कि अगर आपके आसपास कोई चीज है, कोई खाना है, ब्रेड रखी है, स्मेल बदल सी गई है या खाना बाहर रह गया था, स्मेल चेंज सी हो गई है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम एक केमिकल चेंज बुलाते हैं। सो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड जब हमें ये चेंज ऑफ स्मेल सी देखने को मिलती है। जैसे कि एक फ्रेश एग की स्मेल अलग होगी, रॉटन की अलग होगी। अगर ब्रेड को आप बाहर छोड़ दोगे तो उसमें फंगल ग्रोथ हो जाएगी और उसमें फाउल स्मेल आने लग जाएगी। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स क्या करते हैं? माइक्रोब्स केमिकल चेंज लेकर आते हैं, इससे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और इससे बैड ओडर्स आते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नाउ द एवोल्यूशन ऑफ द गैस। अब एवोल्यूशन यानी कि गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये जो गैस का रिलीज होना है, ये या तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे बबल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देगा या एफोवेसेंस की फॉर्म में दिखाई देगा। तो एफोवेसेंस बेसिकली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये जो बबल फॉर्मेशन ही है ना, याद रखो, इसको हम एफोवेसेंस ही बुला रहे हैं। मतलब केमिस्ट्री में ना हम बबल को एफोवेसेंस बुलाते हैं। वो जो हम बबल बबल वाली गेम खेलते हैं ना, वो बबल नहीं, वो एफोवेसेंस वाली गेम आज से आप बोलना शुरू कर दो, ताकि आपको ये याद रह जाए, ये टर्म याद रह जाए। तो यहाँ पर आयरन व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आयरन सल्फेट बनाता है और यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन गैस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन। ये एरो हमें बहुत कुछ बताता है बच्चों। सो यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोजन को उसके बेस्ट फ्रेंड सल्फेट से रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं
ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि पोटेशियम क्रोमेट विद MnO2, तो इस केस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है एंड द डीकॉम्पोजिशन रिलीजेस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो क्योंकि जब ये डीकम्पोज होता है, जब पोटेशियम क्लोरेट डीकम्पोज होगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो जरा, KClO3, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला। ठीक है, सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद MnO2 तो क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। वैसे ही जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर गैस निकलने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन ही तो है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये मेटल और एसिड का एक रिएक्शन है। देन अगर सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर HCl गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। Na2SO3 प्लस HCl, तो यहाँ से SO2 गैस रिलीज होगी। राइट, तो ये आपको तभी आएंगे जब आप इन रिएक्शंस को लिखकर बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, या इनको बार बार पढ़ोगे तभी आएगा, ये आपको लिखना इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, मतलब दो सॉल्यूशंस हैं, वो आपस में रिएक्ट किए, उनके रिएक्ट करने से एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन गया और वो नीचे सेटल हो गया, उसी को हम प्रेसिपिटेट बुलाते हैं। तो प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। सो इस रिएक्शन में यहाँ पर रिएक्शन क्या है, AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद HCl। तो जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड बनेगा और ये सिल्वर क्लोराइड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट, ये मिल्की वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट, FeSO4 प्लस NaOH, सो FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो FeOH ट्वाइस बनता है जो डर्टी ग्रीन कलर का होता है और ये नीचे एज अ प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता है। कौन सा प्रेसिपिटेट बना है, उसका कलर क्या है इज इम्पॉर्टेंट। तो ये टेबल आपके लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन करना क्या है, लिखना है। राइटिंग इज मैंडेटरी, मतलब लिख के करोगे ना तो आप भूलोगे नहीं, बार बार लिखो, लिखने से क्या है, बार 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 लिखते रहो। देन FeCl3 प्लस NH4OH, सो यहाँ पर FeOH आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, FeOH होल थ्राइस, सो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट CuSO4 प्लस NaOH, तो यहाँ पर CuOH होल ट्वाइस बनता है, ये पेल ब्लू कलर का होता है। ZnSO4 और NaOH, so ZnOH twice बनेगा, again a precipitate which is gelatinous white in color, and then PbNO3 whole twice plus NH4OH, so it forms PbOH whole twice और ये चौकी white कलर का होता है। हीट चेंज और हीट इवॉल्व और रिलीज, यानी कि या तो रिएक्शन हीट को अंदर लेगा या तो हीट को बाहर निकालेगा। तो दो तरह के रिएक्शंस देखते हैं हम, एक्सो और एंडो। एंडो मतलब अंदर, अंदर की तरफ जाना, तो हीट यहाँ पर अंदर जा रही है, रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। वहीं पर हीट रिलीज्ड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। हीट इवॉल्व में सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पर हीट बाहर निकल रही है, जैसे कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को हीट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और हीट रिलीज होगी। क्लियर है, सो इस केस में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रेशन ऑफ लाइम। क्या होता है, लाइम। लाइम क्या होता है, दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम, राइट। तो इसे हम क्या बुलाते हैं, इन शॉर्ट, लाइम। तो लाइम की हाइड्रेशन हो रही है, मतलब लाइम में हम पानी को ऐड कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इस केस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, O2 इज ऑक्सीजन एंड SO3 इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड हीट इज इवॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट, राइट। तो स्टेबल प्रोडक्ट मतलब हीट जो है वो इवॉल्व होती है क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आपस में मिलकर अमोनिया बनाते हैं और जब ये आपस में मिलते हैं, अमोनिया बनाते हैं, तो हीट रिलीज होती है। सो दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड, सो हीट इज रिलीज्ड। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिलना जिससे पानी बनता है, तो इस केस, ये जो केस है ये भी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पर बर्निंग होती है हाइड्रोजन की, सो ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरीडे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन रस्ट होता है ना, वो एक स्लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है, लेकिन वो स्लोली स्लोली हो रही है और स्लो रिएक्शन है। नाउ सेटलिंग ऑफ सीमेंट, तो जब सीमेंट हम घर बना रहे होते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, सीमेंट सेटल होता है, उस टाइम पर भी हीट रिलीज होती है। नाउ हीट इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, बॉडी मेटाबॉलिज्म, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं विच प्रोवाइड एनर्जी, burning of fuels, fireworks, so all of them, these are the strong exothermic reactions. आगे बढ़ते हैं, नाउ द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं? सो केमिकल रिएक्शन कैन नॉट अकर अनलेस द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है ना, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी। इनको कांटेक्ट मतलब एक डब्बे में हाइड्रोजन रख दो, दूसरे में ऑक्सीजन रख दो, बोलो मिलो और पानी मिला, बोलो कि पानी बना दो, दोनों एक में हाइड्रोजन है एक में ऑक्सीजन है, बनेगा? नहीं बनेगा। उन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगा। सो व्हाई? बिकॉज जब ये दोनों मिलेंगे, जब रिएक्टेंट्स मिलेंगे, तो ये आपस में ना रिएक्टेंट्स भिड़ेंगे, कोलाइड करेंगे, लड़ाई करेंगे और उसकी वजह से ही रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ज़्यादा कोलिजन होगा तो फास्टर रिएक्शन होगा। क्लियर है? अब टू इंक्रीज द सरफेस कांटेक्ट, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम एक पाउडर्ड सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं विच इन दैट इज यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो जितने भी ये पाउडर्ड सब्सटेंसेस हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और इनके इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल, जैसे आयोडीन और फॉस्फोरस को मिलना है, तो बिल्कुल ना, मतलब एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, लेकिन इस एक्सप्लोजिव रिएक्शन को कराने के लिए इन्हें कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। पोटेशियम और कोल्ड वाटर, तो आपको पता है ना कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव कि ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तभी तो ये वायलेंट सा रिएक्शन होगा। Next, conditions for that is the condition is that they should be in contact. So reaction occurs faster when the reactants are in a solution form because the particles move. तो मतलब solid से ज़्यादा अगर वो solution की form में होंगे, basically liquid form में होंगे, तो ये reaction ज़्यादा faster होंगे। क्यों? क्योंकि solid के जो molecules होते हैं ना, वो अपनी ही जगह पर ऐसे vibrate करते रहते हैं, तो reaction slow होगा, धीरे होगा या बहुत ही स्लोली चलेगा। लेकिन जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो अब मॉलिक्यूल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो इधर से उधर बस भाग रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, तो इससे रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो आपको याद आया हमने क्यों मैटर पढ़ा है, क्यों इतना डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में हमने मैटर पढ़ा है। सो एसिड बेस रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, जहाँ पर हम एक बेस को एक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तो सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। सो जैसे हमने यहाँ पर एक सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट को हमने AgNO3 से मिक्स कर लिया, मतलब बेसिकली ये दोनों ही हमारे सॉल्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का। तो इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन है, कैल्शियम नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है। तो यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज होंगे, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ चला जाएगा, ये वाला पॉजिटिव आयन इस वाले नेगेटिव आयन के साथ चला जाएगा और हमें दो नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा और वो एज अ सॉलिड नीचे रिएक्शन में सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ आ गई। सो यहाँ पर व्हाइट सिल्वर सिल्वर क्लोराइड बनेगा। किस कलर का बनेगा? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं सॉल्यूशन में और आयंस का एक्सचेंज हो जा रहा है। करेक्ट? तो यहाँ भी मैंने आपको कलर रिकॉल कराया है, हर जगह किसका क्या कलर है, कौन प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये हमने रिएक्शन पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट, सप्लाइंग एनर्जी। सो रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, दे समटाइम नीड एनर्जी टू स्टार्ट इट। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब
वो सब कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ना एक थोड़ा-सा मोटिवेशन चाहिए। तो इसी तरह कुछ रिएक्शंस में ना हमें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन क्या है? वो है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में है? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर या कैटलिस्ट। तो इन फॉर्म्स में ना हमें उन्हें थोड़ी-सी मोटिवेशन देनी पड़ती है। तो मोटिवेशन कैसे देंगे? जैसे हीट की फॉर्म में दे दो। तो यहाँ पर जब हम उन्हें हीट करेंगे तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करना शुरू करेंगे, एक-दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। जैसे कि ज़िंक कार्बोनेट, इट ब्रेक्स टू ज़िंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ रिलीज़्ड। सो ये व्हाइट से येलो बनेगा जब हॉट होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका कलर चेंज हो जाता है। कौन-सा कलर है? वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ये किस कलर का है, ये किस कलर का है और फिर क्या कलर होगा वो आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस इन दोनों को अगर आपको आपस में रिएक्ट करना है, अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, राइट? तो दोनों ही गैसेस बहुत ज़्यादा है, एक 21 एक 78% है। तो क्यों नहीं रिएक्शन हो जा रहा? क्योंकि इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए एंड दैट इज़ 3000 डिग्री सेल्सियस। थैंकफुली बहुत जल्दी तो वो हो नहीं रहा है। अगर वो हो जाए, मतलब अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना शुरू कर देंगी। तो बेसिकली दिस इज ऑल एक्टिवेशन एनर्जी। हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम सबको पता है, इसी क्लास में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अगर सन की एनर्जी नहीं आएगी तो याद करो क्या नहीं होगा, पढ़ाया है मैंने। तो हाई वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा अपने आयंस में, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी, कहाँ से ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसके लिए इस रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लाइट एनर्जी। नाउ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, तो यहाँ पर स्लो इन डिफ्यूज्ड सनलाइट बट एक्सप्लोसिव जब डायरेक्ट सनलाइट होती है, तब ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन देखा जाता है। नाउ द डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट, जैसे कि AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। वाई सिल्वर सॉल्ट्स आर स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। बताओ, अब बताओ मुझे यहाँ से, अगर इसको हम सनलाइट में या फिर हम इसे से एक बोतल में, ग्लास वाली बोतल में स्टोर करके रख दे तो क्या होगा? ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सनलाइट आएगी आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने की वजह से ये हमें कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये आपस में रिएक्टेड ही मिलेंगे। तो इनको रिएक्ट करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत है, इसीलिए हम इनको डार्क बॉटल्स में स्टोर करते हैं ताकि ये आपस में रिएक्ट ना कर जाए। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी हम बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट्स को स्प्लिट करते हैं इनटू देयर आयंस। इससे केमिकल चेंजेस होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, जैसे कि H2O, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करते हैं, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलता है। वैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ से सोडियम और क्लोरीन बनता है और क्लोरीन एज अ गैस इवॉल्व होती है, राइट? तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आयनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए, और ये जो बॉन्ड्स हैं, दीज आर द आयोनिक बॉन्ड्स, और ये एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रेशर, कई बार क्या होता है ना कि हमें प्रेशर देना पड़ता है। जैसे कई बच्चे हैं ना कि उनको ये बताना पड़ता है कि नहीं भाई पेपर आ गए हैं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर से 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो वो प्रेशर देना पड़ता है, तभी वो काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं। सम गैस फेज रिएक्शंस रिक्वायर हाई टेम्परेचर टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो बुक्स और बच्चों को क्लोज लाने के लिए ना हमें ये हाई प्रेशर देना पड़ता है कि बेटा एग्जाम्स आ गए हैं। जैसे कि अमोनिया का प्रोडक्शन, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पर N2H2 के साथ रिएक्ट करता है विच इज़ NH3। इसमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ फाइनली डिवाइडेड आयरन, और यहाँ पर रिएक्शन ये होता है 450 डिग्री सेल्सियस पर, जिसमें 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो हाई प्रेशर फोर्सेस गैसर मॉलिक्यूल्स टू कम टुगेदर, और जब ये पास आते हैं, जब ये
एक दूसरे के पास आते हैं तो ये कोलाइड करते हैं और जिससे फास्टर रिएक्शंस देखे जाते हैं। कमिंग ऑन टू द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो रिएक्शन में यूज़ नहीं हो रही है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा A+B इज इक्वल टू AB और इस रिएक्शन को करने के लिए कैटलिस्ट C का मैंने यूज़ किया है। आप प्रोडक्ट्स में आपको कहीं C दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होगा इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो कैटलिस्ट एक अ कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज। क्लियर हो गया? तो क्या करता है कैटलिस्ट, आपको समझ आ गया। इसमें दो तरह के कैटलिस्ट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। नेगेटिव मतलब जो स्पीड को कम कर देगा, राइट। अब जैसे आप अब ये जो एग्जाम का प्रेशर है ना, जो एग्जाम्स है ना, इनको एक कैटलिस्ट समझ लो। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे और बुक्स पास आते हैं और बच्चे सब पढ़ देते हैं एग्जाम से पहले और बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कई बार यही एग्जाम्स नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जहाँ बच्चों बच्चों का सोचते हैं हाय एग्जाम्स आ गए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इस टेंशन में वो कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो वो एक नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट में मैग्नीशियम मैंगनीज डाइऑक्साइड है, सो इट इज यूज्ड इन डीकॉम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। सो पोटेशियम क्लोरेट लिया, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट की डीकॉम्पोजिशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो पोटेशियम क्लोराइड और बना और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। नेगेटिव कैटलिस्ट स्लोज डाउन द रिएक्शन, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की हेल्प से यहाँ पर स्लो डिकॉम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता क्या है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं, राइट। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड। कमिंग ऑन टू द प्रोमोटर, अब कैटलिस्ट है और एक प्रोमोटर है। कई बार कैटलिस्ट ना अपना काम उतने इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा होता है, हमें ना थोड़ी सी जोश की और ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम प्रोमोटर का यूज़ करते हैं। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। जितना कैटलिस्ट स्पीड अप कर रहा है ना रिएक्शन को, ये उससे उसकी एफिशिएंसी को और भी बढ़ा देता है, राइट। सो अब वही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम एक कैटलिस्ट है जो उस प्रोसेस को बूस्ट कर रहा है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, याद भी हो रहा है, अच्छे मार्क्स भी ला रहा है। कई बार पेरेंट्स की मोटिवेशन एक प्रमोटर की तरह काम करती है, तो बच्चे ने 100 में से 80 लाने हो, वो 100 में से 100 ले आएगा। सो वो एक प्रमोटर है, मोटिवेशन एक प्रमोटर है, राइट। सो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन द हेबर्स प्रोसेस, तो यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है, तो यहाँ पर N2+H2 हमें NH3 बना के देते हैं, तो आयरन एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। वहीं पर मॉलिब्डेनम एक प्रोमोटर की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि सिंबल्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस वाटर, ये तो वर्ड इक्वेशन होगी। लेकिन जब हमें इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं लिखूंगी H2+O2 इज H2O और मैं इसको बैलेंस भी कर दूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स हैं, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो which the substances which take part in the reaction are the reactants और जो हमें एक रिजल्ट दे रहे हैं they are the products। तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो ZnSO4 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जब ZnSO4 NaOH के साथ मिलेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। इसमें ये हमें रिएक्शन बता रहा है कि जिंक हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज अ प्रेसिपिटेट इन दिस रिएक्शन और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब ऐसे ही एरोज, जैसे सिंगल एरो होगा ना, तो ये बताएगा हमें कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। हम रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट को राइट साइड ही लिखते हैं। ये एरो हमें बताता है कि ये हमारे रिएक्टेंट्स थे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब हमारे प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं और ये रिएक्शन इसी साइड को चल रहा है। ये वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बनने वाले, लेकिन डबल एरो हमें बताता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं। सो दैट इज व्हाट
these symbols indicate. Now, how to write a word equation? कैसे लिखेंगे? पहले पता लगाओ कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिख दो. सो एंश्योर द नेम्स आर कंप्लीटली करेक्ट, नॉट फॉर्मूलाज. तो वर्ड इक्वेशन में हम कभी भी फॉर्मूला नहीं लिखते हैं. अगर आपकी क्लास में, आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि आप, ये एक रिएक्शन है, पानी के बनने का रिएक्शन, आप वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, तो वहाँ H2 प्लस O2 इज विल गिव H2O नहीं लिखोगे, वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो वाटर ही लिखोगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो जैसे यहाँ पर हमने इसको लिखा है, तो इसको मैं वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखूंगी? दिस इज आयरन सल्फेट. सो आयरन 2 sulfate will give us sodium hydroxide, and this will give us sodium sulfate, and iron 2 hydroxide is produced. और ये हमारा precipitate है जिसका कलर है dirty green कलर का. क्लियर है? इतना समझ आ गया? आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब सोया. आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द सिंबल्स एंड द वैलेंसी चार्ट. तो देखो, सिंबल्स क्या है वो तो आपको याद होने चाहिए. जितने भी आप इस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स पढ़ोगे, सबके सिंबल्स, पहले तो 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाले सारे, मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के सारे सिंबल याद कर लो. ठीक है, याद कर लो इन द सेंस कि पढ़ते रहो, याद हो जाएंगे. उसके सिवा कुछ हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम जिंक की बार बार बात कर रहे हैं, हम आयरन की बार बार बात कर रहे हैं, तो इन सब के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए. हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, हम सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए. अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव रेडिकल्स और या फिर आयंस की. पॉजिटिव रेडिकल्स या फिर आयंस मतलब जिनके आगे हम एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं. क्यों लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं. अभी हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? सीधी सी बात है, अगर इसके आगे एक प्लस का साइन है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपको दे दिया, और ये एकदम पॉजिटिव हो गया, एकदम खुश, पॉजिटिव, एनर्जाइज्ड हो गया. राइट? तो जैसे यहाँ पर सी ए के आगे 2 पॉजिटिव हैं, यानी इसके पास 2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. सो दैट शोज कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं. सो इस तरह C3+4+, ये हमें यही बता रहा है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है. आगे आते हैं नेगेटिव रेडिकल्स और आयंस, जिनके आगे नेगेटिव साइन होता है. कितना? -1, 2, 3, कितना भी हो सकता है. लेकिन ये हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये थोड़े से लालची हैं, और ये जो हमारे पॉजिटिव लोग हैं ना, पॉजिटिव वाले आयंस हैं, उनसे ना उनके कुछ आयंस ले लेते हैं. सो नेगेटिव आयंस थोड़े से लालची हैं, और ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं? जितना नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर है. क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो? तो अब यहाँ पर ना एक और चीज याद रखो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों हमें आयंस पता होने चाहिए? क्योंकि जब हमें आयंस के बारे में पता होता है ना, तो ये हमें वैलेंसी के बारे में बताता है, और फिर हमें ये पता चलता है कि हम करेक्टली फॉर्मूला कैसे लिखेंगे. जैसे कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमें सिंबल्स पता होने चाहिए दोनों आयंस के. ठीक है, फिर हमें उनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए, उनकी इंटरचेंज वैलेंसीज पता होनी चाहिए, सबस्क्रिप्ट्स पता होनी चाहिए. सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द रेशो इन विच द आयंस कंबाइन, एंड दे रिमूव द कॉमन फैक्टर्स इफ नीडेड. ठीक है, आगे बताती हूँ कैसे करना है. सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चंस भी दूंगी. जैसे सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम का सिंबल क्या है? N है. क्लोरीन का क्या है? Cl. राइट? सोडियम के पास सोडियम 1 पॉजिटिव होता है, यानी इसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसको लूज करके पॉजिटिव हो जाता है. वहीं पर क्लोरीन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक कहीं से लेकर नेगेटिव हो जाता है, तो इट इज Cl नेगेटिव. Cl2 नेगेटिव, Cl3 नेगेटिव, ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा. वैसे ही Na पॉजिटिव ही होगा, Na2 3 पॉजिटिव कभी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर Na, ठीक है, इसने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे लिया, इसने भी ले लिया, ये भी खुश और ये भी खुश, क्योंकि इसने डोनेशन की है. सो इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड. तो ये हो गया इसका फॉर्मूला. अब कैल्शियम की बात करें, तो अभी मैंने आपको कैल्शियम दिखाया था, तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों को लूज कर देता है, और कार्बोनेट होता है CO3.
कार्बोनेट CO3 इज 2 नेगेटिव, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये 2 ले लेगा, तो क्या बनेगा CaCO3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे आयरन 2 मतलब Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है, राइट। और क्लोराइड इज Cl नेगेटिव, क्लोरीन तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस केस में हमारे पास आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है लेकिन क्लोरीन एक ही ले रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें कि क्लोरीन 2 क्लोरीन यहाँ पर ले आए। तो एक आयरन के साथ ये है इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन ने शेयर कर लिया, दूसरा दूसरे क्लोरीन ने शेयर कर लिया, तो फॉर्मूला क्या बना FeCl2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आयरन 3 क्लोराइड। तो आयरन 3 मतलब Fe3 पॉजिटिव है, क्लोरीन एक ही नेगेटिव है। अब इसके पास हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसको शेयर करने हैं या देने हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन, एक और क्लोरीन ले आओ, एक और क्लोरीन ले आओ, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो बनाओ जरा, करो इसकी बॉन्डिंग करो। सो इट इज FeCl3। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस, ये आप प्रैक्टिस करोगे। आप इवन यहाँ पर कलर चेंज भी आप मेंशन करोगे, ये कलर चेंज वाले हैं। और अगर कहीं कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो वहाँ पर गैस इवॉल्व का सिंबल भी लगाओगे। क्लियर, तो करोगे ना। डाउट आएगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। तो ये कुछ और हैं जो आपके लिए अगेन प्रैक्टिस के लिए ही है। करेक्ट। तो चलो यहाँ तक थी हमारी पूरी डिस्कशन। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से बेस्ट केमिकल रिएक्शन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है। अ चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस ओनली, ऐसा नहीं है। अ प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली, या फिर मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस विदाउट इंटरेक्शन। तो जो चीज हमें बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज कि वहां पर नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स को करेक्टली कौन डिस्क्राइब कर रहा है। सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, मतलब वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के बाद बन रहे हैं। सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की कोई बात नहीं हो रही है। सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ओनली इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है। So substances formed after the reaction, they are the product. So basically B is the correct option. आगे बढ़ते हैं। In a chemical reaction, arrow represents, ये represent कर रहा है कि reaction forward direction में चल रहा है। So end नहीं है, catalyst release of energy कुछ नहीं है, direction in which the reaction proceeds. Clear? Next, which of the following shows a change in color when heated? तो इनमें से किस में चेंज इन कलर आता है जब हम उसे हीट करते हैं। ध्यान से देखो, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। हमने बार बार ये रिएक्शन किया है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। सो CuCO3 विल गिव अस CuO प्लस CO2 इज फॉर्म। तो ये था ग्रीन कलर का और ये हमारे पास ब्लैक कलर का आया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ। तो जब which white precipitate, not which precipitate, white precipitate is formed when sodium chloride is mixed with what। तो यहाँ पर white PPT बनता है। याद करो याद करो। तो यहाँ पर हमने AgNO3 लिया था और यहाँ पर AgCl बना था जो white PPT बनाता है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, कौन सा प्रेसिपिटेट बनाता है और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट किसका बना था। तो वो जो टेबल मैंने आपको दिया है ना, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हीट्स जिंक कार्बोनेट एंड ऑब्जर्व्स अ येलो रेजिड्यू व्हेन हॉट, राइट। तो जिंक कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है, जो जब गर्म होता है तब वो येलो होता है और जब वो कूल डाउन हो जाता है तो वो वाइट हो जाता है।
राइट। मैंने आपको एक पहले रिएक्शन कराया था, उसके बाद एक जगह मैंने फिर पूछा था जहाँ पर ये व्हाइट और येलो में कुछ तो कन्फ्यूजन लिखा हुआ था, तो आपको वो करेक्ट करके मैंने पूछा भी है आपसे, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है। सो द रेजिड्यूज टर्न व्हाइट ऑन कूलिंग, सो व्हाट इज द रेजिड्यू? तो रेजिड्यू क्या है? सीधी सी बात है, जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल डेफिनेटली प्रोड्यूस अ गैस? बताओ, तो इसमें से कौन से मिक्स होंगे तो पक्का ही गैस निकलेगी? तो यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों मिलेंगे तो गैस नहीं निकलेगी, ये दोनों मिलेंगे तो इससे क्या होगा? इट विल बी FeSO, यस। सो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म ब्राउन डिपॉजिट, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन? तो ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर FeCuSO4 आपस में मिल रहे हैं, तो आयरन कॉपर और सल्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करके आयरन सल्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्स व्हाइट फ्यूम्स when ammonia gas reacts with hydrogen chloride gas. What characteristic of the reaction is seen? बताओ, तो जब अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्स व्हाइट फ्यूम्स, राइट। तो जब अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी तो NH4Cl बनेगा। सो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन इज सीन ओवर हियर? तो यहाँ पर ये गैस थी, ये भी गैस थी और ये हमें सॉलिड मिला, तो यानी कि यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। इसलिए तो मैंने बोला है कि बार बार उन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज हाउ मच? ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, राइट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकता है और ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, सो इट विल बी Al2O3, राइट। तो 2 एल्यूमिनियम आएंगे, राइट। तो ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पर एक और एल्यूमिनियम आ रहा है, Al एक और आ गया। इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसने ले लिए। एक और ऑक्सीजन आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ले लिए। एक और ऑक्सीजन आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों ले लिए। करेक्ट। तो क्या बन गया? तो यहाँ पर Al2 है एंड O3 है, सो Al2O3। ओके। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 क्लोराइड, तो यानी कि आयरन 3 पॉजिटिव एंड क्लोरीन ये है, सो FeCl3। तो यहाँ पर ना, जैसे ये Fe है, ये Cl है, ये 3 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव है, तो इनको ना ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो आप, सिंपल सी बात है। सो Fe1 रहेगा और Cl3 हो जाएगा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज इक्वल वैलेंसी? तो किन की वैलेंसी इक्वल है? तो यहाँ पर देखो, इन दोनों की वैलेंसी, ये भी 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, तो 2 है दोनों की, तो ये इक्वल है। नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो। चेंजिंग itself chemically, no. Decreasing the activation energy, no. Increasing the reactant mass, no. Okay, so not this, ये नेगेटिव कैटलिस्ट हो सकता है, राइट। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट, H2 plus Cl2 will give 2HCl. It occurs explosively in the sunlight. क्यों? क्योंकि सनलाइट उसके लिए एनर्जी है, तो जैसे ही वो एनर्जी मिलेगी, कोलिजन इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में और ये रिएक्शन स्पीड अप होगा। अ स्टूडेंट नोट्स बबल्स राइजिंग इन द टेस्ट ट्यूब, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड? बताओ, तो वहां पर बबल फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि वहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू एज होम असाइनमेंट। हर क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे आप फाइनल टर्म में आप अपना आंसर लिख रहे हो, और उसके बाद उसको पहले खुद चेक करना है, फिर अपने पेरेंट्स से चेक कराना है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगेगा तो उसे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, या फिर लर्न हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। प्रैक्टिस भी होगी, होम असाइनमेंट आप करोगे, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।